हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं आइसोमेरिज्म का। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, कि असल में जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स का नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तब उसके लिए किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस का हम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन बताई थी ENZ, उसी तरीके से ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो हम उनके नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, इजी कंसेप्ट है, ध्यान से सुनेंगे सारी चीजें डेफिनेटली समझ आएंगी। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की। तो सबसे पहली बात, तीन तरीके की कॉन्फ़िगरेशन हम यूज कर सकते हैं बेटा। कितने तरीके की? तीन तरीके की कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की नॉमेनक्लेचर के लिए। पहली होती है स्मॉल डी स्मॉल एन नॉमेनक्लेचर, सेकंड है कैपिटल डी कैपिटल एन नॉमेनक्लेचर, और थर्ड है कैपिटल आर कैपिटल एस नॉमेनक्लेचर। अब ये तीनों फर्क है, तीनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्लियर है? तो स्मॉल डी स्मॉल एल असल में और कुछ नहीं, ऑप्टिकल रोटेशन के बेसिस पे है। किसके बेसिस पे? ऑप्टिकल रोटेशन। असल में जो उस ऑप्टिकल आइसोमर की रोटेशन होगी उस बेसिस पे हम उस ऑप्टिकल आइसोमर के लिए कॉन्फ़िगरेशन स्मॉल डी या स्मॉल एल यूज कर लेते हैं। स्मॉल डी का वही मतलब है जो मैंने पढ़ाया हुआ है, डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी। ये पॉजिटिव फॉर्म या डेक्स्ट्रो फॉर्म कहते हो आप जिसे, ये स्मॉल डी का मतलब वही है, या नेगेटिव फॉर्म या लीवो फॉर्म कहते हो, इस एल का मतलब वही है। क्लियर है? तो पहला जो कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स के नॉमेनक्लेचर के लिए वो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन के बेसिस पे, दैट इज स्मॉल डी एंड स्मॉल एन का नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? वहीं पे दो टाइप के और नॉमेनक्लेचर है, कैपिटल डी कैपिटल एल एंड कैपिटल आर कैपिटल एस। अब ये कैसे हैं? ये और कुछ नहीं, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर के बेसिस पे ये वाले दो कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डी कैपिटल एल एंड कैपिटल आर कैपिटल एस। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन है और ये ऑप्टिकल रोटेशन के हैं। तीनों ही नॉमेनक्लेचर के तरीके। हम इसको भी यूज करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के नॉमेनक्लेचर के लिए, हम कैपिटल डी कैपिटल एल को भी यूज करते हैं और कैपिटल आर कैपिटल एस को भी। अब किस केस में कैसे यूज करा जाता है नॉमेनक्लेचर के लिए कॉन्फ़िगरेशन, वो मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहली मैं बात करूंगा ऑप्टिकल रोटेशन के बेसिस पे जब हम डी और एल, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, आई मीन डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म कब लगाते हैं वो देखेंगे। सेकंड, फिर कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिनोट करी जाती है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैपिटल आर कैपिटल, क्योंकि एक्चुअल में यही है जो भी कुछ है, कैपिटल आर कैपिटल एस, यही एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है, यही बिल्कुल परफेक्ट, यही सबसे बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन है जिससे हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। कैपिटल डी कैपिटल एल, स्मॉल डी स्मॉल एल है अपनी जगह, पर सबसे अच्छी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए हम कैपिटल आर कैपिटल एस को मानते हैं, क्योंकि इसके लिए रूल्स दे रखे हैं यहाँ पर। इनमें इतना कोई रूल्स का क्राइटेरिया है नहीं। क्लियर है? तो सबसे पहला नॉमेनक्लेचर का टाइप में शुरू कर रहा हूं बेटा, क्या? स्मॉल डी स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन किसके बेसिस पे होती है? ऑप्टिकल रोटेशन के बेसिस पे। स्मॉल डी स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन किसके बेसिस पे है? ऑप्टिकल रोटेशन के बेसिस पे बच्चों। किसके बेसिस पे? ऑप्टिकल रोटेशन। क्लियर है? अब स्मॉल डी का मतलब आपको पता ही है, पॉजिटिव रोटेशन बोलते हैं या डेक्स्ट्रो फॉर्म बोलते हैं, जिसमें प्लेन पोलराइज लाइट को वो कंपाउंड राइट हैंड या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है। एल को हम नेगेटिव या लीवो फॉर्म बोलते हैं, जिसमें वो कंपाउंड उस प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देता है। क्लियर है? अब बात आती है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई आइसोमर डेक्स्ट्रो फॉर्म है या लीवो फॉर्म। बेटा, ये डी और एल को पता लगाने का एक ही तरीका है, एक्सपेरिमेंट करा के देखो। क्या एक ही तरीके से आप बता सकते हो कि वो पर्टिकुलर ऑप्टिकल आइसोमर स्मॉल डी फॉर्म है या स्मॉल एल? केवल एक ही है, उसका आप एक्सपेरिमेंट करा के देखें। तो इन शॉर्ट, अगर हमें इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज करना है फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो हमें एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी। आप केवल थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बेसिस पे स्मॉल डी और स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर ऑप्टिकल आइसोमर के लिए, जब तक आपको उसका एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नहीं पता हो, उसका एक्सपेरिमेंट करके आपको नहीं पता होगा कि इसके एक्सपेरिमेंट किया और इसकी डी फॉर्म निकल के आई, तभी हम डी यूज कर पाएंगे। केवल आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया और आपसे बोले ये स्मॉल डी है स्मॉल एल है, इम्पॉसिबल। कोई भी नहीं बता सकता स्ट्रक्चर को देख के केवल कि वो स्मॉल डी फॉर्म होगी या स्मॉल एल, जब तक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट या प्रूफ नहीं होंगे तब तक। क्लियर है? तो वही लिखा है क्या? दिस कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स
ऑप्टिकल रोटेशन, वही बताया स्मॉल डी स्मॉल एल। और ऑप्टिकल रोटेशन की वजह से आपको पता ही है कि ऑप्टिकल रोटेशन एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है और ऑप्टिकल रोटेशन एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। तो डेफिनेटली इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए होंगे उस पर्टिकुलर कंपाउंड को नाम देने के लिए। क्लियर है? तो वही लिखा है, दिस कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट ऑप्टिकल रोटेशन विच इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट इज स्मॉल डी एंड स्मॉल एल फॉर्म कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो इन शॉर्ट, अगर किसी ऑप्टिकल आइसोमर में आपको स्मॉल डी स्मॉल एल फॉर्म या कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करनी है, तो अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो तो केवल स्ट्रक्चर के बेसिस पे कभी भी ये कॉन्फ़िगरेशन डिनोट नहीं कर पाओगे किसी भी ऑप्टिकल आइसोमर के लिए। क्लियर है? क्योंकि स्मॉल डी स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पर बेस्ड है, क्योंकि स्मॉल डी और स्मॉल एल और कुछ नहीं, ऑप्टिकल रोटेशन है जो कि प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया ही जा सकता है। केवल प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट की मदद से ही फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है? तो एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, लैक्टिक एसिड बना रखा है मैंने। क्या बना रखा है बेटा? लैक्टिक एसिड। तो दो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने लैक्टिक एसिड के लिए। अभी ये नाम मत देखो, भूल जाओ इन नाम को थोड़ी देर के लिए। एक ये रहा स्ट्रक्चर लैक्टिक एसिड का, एक ये रहा। अब आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया और मैं पूछ रहा हूं कि कौन सी इसमें डी फॉर्म है, कौन सी इसमें से एल फॉर्म है। तो बेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे कभी कोई नहीं बता सकता, कोई भी इन दोनों में से डी हो सकता है और कोई भी एल हो सकता है। तो याद रखना ये वाली बात। क्लियर है? केवल स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप नहीं बता सकते कि ये डी फॉर्म है या ये डी फॉर्म है, आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए होंगे। चलो ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंट कराया, मैंने इस कंपाउंड का एक्सपेरिमेंट कराया, इसके थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट पास कराई, तो मैंने देखा इस कंपाउंड ने उस प्लेन पोलराइज लाइट को, मान लो मैं बोल रहा हूं कि राइट हैंड साइड घुमा दिया, तो जब ये राइट हैंड साइड ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो डेफिनेटली ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? डी। क्लियर है? तो अगर मेरे को इस कंपाउंड की ऑप्टिकल रोटेशन पता लगे, मैं उसकी प्रेडिक्ट कर सकता हूं। बता चुका हूं इनैंशियोमर्स में, इनैंशियोमेरिक फॉर्म अगर है ये दोनों, तो अगर आपको एक कंपाउंड की ऑप्टिकल रोटेशन पता है तो डेफिनेटली दूसरे की आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, और वो और कुछ नहीं, ऑपोजिट हो जाती है। अगर इस कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन डी है तो डेफिनेटली इसकी मिरर इमेज जो इसका एनैंशियोमर होगा उसकी ऑप्टिकल रोटेशन एल होगी ही होगी। बट एटलीस्ट आपको इसकी पता तो लगानी पड़ेगी ही पड़ेगी। केवल स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं बता सकते आप। क्लियर है? आपको ये एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये कंपाउंड या लीवो रोटेटरी है। क्लियर है? तो मैंने बता दिया। अब ये डी है तो ये एल। अब बाई चांस ये एल होता तो अगर ये एल होता तो डेफिनेटली वो दूसरा वाला क्या हो जाता? डी हो जाता। क्या हो जाता बेटा? डी हो जाता। तो इन शॉर्ट ये डी और एल फॉर्म केवल स्ट्रक्चर के हिसाब से कभी भी नहीं बताए जाते। क्लियर है? हाँ या ना? तो अगर ये डी है तो डेफिनेटली ये एल फॉर्म होगा, और अगर ये एल है तो डेफिनेटली ये डी फॉर्म। पर हम पक्का कोई नहीं कह सकते कि यही डी है और वही एल है, या यही एल है और वो डी है। तो ये कभी भी कंफर्म नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके निकालते नहीं है कि वो डेक्स्ट्रो फॉर्म निकल के आएगी या लीवो। दैट्स इट। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट है। तो पहला ही कॉन्फ़िगरेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस ये है यहाँ पर कि हम स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम ही नहीं दे सकते, हमें एक्सपेरिमेंट करने ही पड़ेंगे। तो फायदा क्या है? बिल्कुल फायदा नहीं है, बट याद तो करना पड़ता है ना। क्लियर है? चले नोट सुनना बेटा दो इस कॉन्फ़िगरेशन के। लैक्टिक एसिड का बनना बेटा, तो एक बार पूछा गया कि लैक्टिक एसिड में असल में, चलो सर आपने बोल तो दिया ठीक है दोनों अलग अलग है, तो मिलती कौन है लैक्टिक एसिड में? लैक्टिक एसिड हमेशा बेटा रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्म में मिलता है हमें। अगर आपके पास बीकर में लैक्टिक एसिड भरा हुआ है, असल में वो उसका रेसिमिक मिक्सचर भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उस लैक्टिक एसिड में 50% तो लैक्टिक एसिड की डी फॉर्म होगी और 50% लैक्टिक एसिड की एल फॉर्म। अब कोई भी हो सकता है डी फॉर्म, ऐसे नहीं बता रहा हूं कि ये डी है या वो एल, कोई बात नहीं, हमें बस ये पता है कि वो रेसिमिक मिक्सचर है। तो इन शॉर्ट उस रेसिमिक मिक्सचर को हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड भरा हुआ है वो 50% तो डी फॉर्म वाला लैक्टिक एसिड है और 50% एल फॉर्म वाला है। नोट है, क्वेश्चन आया हुआ है, मार्क कर लेना। एक और नोट सुनना, अब लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में ही मिलता है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल थकती है ना, हर कोई मसल थकती है, तो वो उसका मसल में असल में क्या होता है, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। क्या इकट्ठा हो जाता है बच्चों? लैक्टिक एसिड। एक बार पूछा गया कि मसल्स में जो लैक्टिक एसिड मिलता है वो भी रेसिमिक मिक्सचर होता है क्या? नहीं, मसल के अंदर बेटा जो लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है वो असल में लैक्टिक एसिड की डी फॉर्म इकट्ठी होती है। याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। मसल्स के अंदर जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है वो असल में लैक्टिक एसिड की डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म इकट्ठी होती है। मार्क कर लेना, क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों नोट ऐसी फालतू में नहीं लिखे मैंने, क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लियर है?
वैसे अगर आप लिखेंगे लैक्टिक एसिड को तो वो रेसिड्यू मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट मसल के अंदर अगर लैक्टिक एसिड को ऑब्जर्व किया जाता है तो मसल के अंदर जो पाए जाने वाले लैक्टिक एसिड है वो डी फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड, आई मीन डेक्स्ट्रो फॉर्म या फिर पॉजिटिव फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड होता है। दैट्स इट। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा पहला कॉन्फ़िगरेशन या नॉमेनक्लेचर क्लियर होगा, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। क्लियर है? ये और कुछ नहीं, ऑप्टिकल रोटेशन है। अगर ऑप्टिकल रोटेशन पता है आपको किसी कंपाउंड की तो आप आसानी से लिख सकते हो। क्लियर है? और ऑप्टिकल रोटेशन केवल एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कभी भी नहीं आ सकता। स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप कभी भी ऑप्टिकल रोटेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। दैट्स इट। क्लियर है? चलें अब दूसरे टाइप की नॉमेनक्लेचर या कॉन्फ़िगरेशन देखें। क्या? कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। अब अभी तो सर आपने डीएल बताया, बिल्कुल बताया, पर वो स्मॉल डी स्मॉल एल है और ये कैपिटल डी कैपिटल एल, जमीन आसमान का फर्क है। वो ऑप्टिकल रोटेशन है, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। जो अभी बताया है मैंने स्मॉल डी स्मॉल एल, वो ऑप्टिकल रोटेशन को एक्सप्लेन करके बताया गया है, पर ये कैपिटल डी कैपिटल एल कोई ऑप्टिकल रोटेशन नहीं, इसका कोई दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है ऑप्टिकल रोटेशन से। ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर रहे हैं। एक को मान लिया आइडियल और उसी आइडियल वाले कंपाउंड से हम बाकी सारे कंपाउंड्स को कंपेयर करके उसकी कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं कि मतलब अगर कोई दो कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं बेटा, दो कंपाउंड लेंगे, मतलब एक ही कंपाउंड होगा उसकी दो फॉर्म होगी, उन दोनों फॉर्म को आइडियल मानते हैं और बाकी सारे कंपाउंड्स को उन दोनों आइडियल फॉर्म के साथ रिलेट करके हम उनकी सीरीज बताते हैं कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आएगी। सपोज करो मैं हूं, मेरे साथ 3-4 दोस्त हैं मेरे। क्लियर है? सबके मार्क्स कुछ के मेरे से कम आए, कुछ के ज्यादा आए, तो सबके मार्क्स जो कंपेयर किए गए वो मेरे हिसाब से कंपेयर किए, क्योंकि मेरे जितने मार्क्स है XYZ जो भी है, कुछ के मेरे से ज्यादा नंबर है, कुछ के मेरे से कम नंबर है, तो इन शॉर्ट उनके नंबर मैंने अपने नंबर से कंपेयर करके बताए कि कुछ मेरे से ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे हैं और कुछ मेरे से कम मार्क्स वाले बच्चे हैं। तो रिलेटिव बात हो गई, किसी के रिलेटिव में बात करना। तो ये कैपिटल डी और कैपिटल एल ये भी एक तरीके की रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन किसी दूसरे कंपाउंड के मिलती जुलती है, तो इसीलिए उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हम डिनोट कर देते हैं वो उसी कंपाउंड जैसी डिनोट कर दी जाती है, किसी के रिलेशन में कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कराना। तो वही है ये कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखा हुआ है इट इज अ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब है किसकी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन? कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स की होती है बेटा। किसके कंपैरिजन में? ग्लिसरॉल डिहाइड के कंपेयर। कुछ नहीं, बहुत सारे डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। उन कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड की जो हम कॉन्फ़िगरेशन देंगे, चाहे वो कैपिटल डी हो चाहे कैपिटल एल हो, वो किसके रिस्पेक्ट में दी जाती है? ग्लिसरॉल डिहाइड। मतलब ये है वो आइडियल कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर को हम इन डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स और डिफरेंट अमीनो एसिड्स के साथ कंपेयर करेंगे। मतलब ग्लिसरॉल डिहाइड के रिलेटिव में इनकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करी जाती है। अब कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? वही कैपिटल डी और कैपिटल एल। अब दो है, एक कैपिटल डी है और एक कैपिटल एल है। तो जब मैंने बनाया तो इस तरीके का मिलता है, डी ग्लिसरॉल डिहाइड, कैपिटल डी ग्लिसरॉल डिहाइड का स्ट्रक्चर ये रहा और कैपिटल एल ग्लिसरॉल डिहाइड का स्ट्रक्चर ये गया। अब बात आती है बनाया कैसे। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं ग्लिसरॉल डिहाइड को, इकट्ठा करके लिख दे रहा हूँ, CH2H CHOH CHO। क्लियर है? ये बना दिया ग्लिसरॉल डिहाइड। अब कैसे मैंने ये डी और एल फॉर्म बनाई? कुछ नहीं किया, मैंने इस ग्लिसरॉल डिहाइड को पकड़ा, इसमें देखा सबसे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन कौन है बेटा, ये रहा। मतलब जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोलेंगे, जो कार्बन में ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज्यादा, ऑक्सीडाइज्ड कार्बन ये है। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन ये रहा और लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन ये वाला है। क्लियर है? तो इन्हीं को देखते हुए हमने ये स्ट्रक्चर बनाया कैपिटल डी और कैपिटल एल। तो क्या किया? मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को तो सबसे टॉप पे रखा। ये कौन सा ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है? मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। क्लियर है? और लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को सबसे नीचे रखा जाता है। ये तरीका है स्ट्रक्चर को बनाने का, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को सबसे नीचे रखा जाता है। क्लियर है? और बचे बाकी के सारे बीच में आते हैं। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड को सबसे टॉप पे रख दिया, लीस्ट को सबसे नीचे, तो बाकी सारे बीच में आते हैं। तो अब कैसे बताया मैंने ये कैपिटल डी है वो कैपिटल एल? हमें ना तो इसके हिसाब से बताया ना इसके हिसाब से, ये केवल स्ट्रक्चर को अरेंज करने के लिए हेल्प करते हैं, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन और लीस्ट। अब बात आती है कैपिटल डी और कैपिटल एल किसके बेसिस पे नाम दिया गया, क्योंकि इसको भी देखोगे तो वही मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन यहीं पर आ रहा है और लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन यहीं पर आ रहा है। क्लियर है? मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड और लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड दोनों अपनी अपनी जगह ही आ रहे हैं। तो अब किस बेसिस पे डिसाइड किया? हम डिसाइड करते हैं इस वाले कार्बन के बेसिस पे। कौन से वाले कार्बन के बेसिस पे? जो लीस्ट ऑक्सीडाइज से जस्ट एक स्टेप ऊपर होता है, उस कार्बन की मदद लेते हैं जो लीस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन से जस्ट ऊपर, मतलब जो सेकंड नंबर पे आता है, नीचे से सेकंड नंबर पे। तो इस कार्बन के पास जो OH या हाइड्रोक्सी ग्रुप बैठा होता है
उसकी पोजीशन चेक करो। तो वही बोल रहा हूं, लीस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन से जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे जो OH बैठा हुआ है उसकी पोजीशन चेक करो। अगर OH राइट हैंड साइड पे है तो कौन सी फॉर्म होगी, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और OH अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो कौन सी फॉर्म होगी, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। दैट्स इट। ये कंसेप्ट है डी और एल का बनाने का। अब इन्हीं स्ट्रक्चर को जो कार्बोहाइड्रेट्स फॉलो करेंगे तो वो सारे के सारे डी सीरीज के मेंबर हो जाएंगे, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को जो कार्बोहाइड्रेट्स फॉलो करेंगे वो सारे के सारे एल सीरीज के मेंबर हो जाएंगे। दैट्स इट। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड कैसे बनाया वो आपको आना चाहिए। मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन ऊपर, लीस्ट नीचे। लीस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन से जस्ट ऊपर वाला देखो, उसका OH अगर राइट पे है तो वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, और OH लेफ्ट पे है तो वो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। आपको ये दोनों स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये आइडियल स्ट्रक्चर है। इन्हीं के बेसिस पे हम बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स को कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है? घुसी बात भेजे में थोड़ी बहुत, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड किसके हिसाब से डिसाइड किया हमने, इस ग्रीन वाले कार्बन के हिसाब से, और एल भी हमने इसी। और ये कार्बन कौन सा है, वो कार्बन है जो लीस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन से जस्ट ऊपर बैठा है। ऐसे जरूरी नहीं है कि कार्बन, अब और कंपाउंड्स आएंगे जिनमें और भी कार्बन आएंगे, बट हमें किसी कार्बन से नहीं मतलब होता है, सेकंड लास्ट कार्बन से मतलब होता है। किससे मतलब होता है, केवल सेकंड लास्ट कार्बन। और कौन सा होता है वो, जो लीस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन से जस्ट ऊपर वाला। अब कंडीशन है, याद रखना, मोस्ट ऑक्सीडाइज को ऊपर ही रखा जाता है और लीस्ट ऑक्सीडाइज को नीचे ही रखा जाता है। तो अब इसी डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड की कॉन्फ़िगरेशन को जो फॉलो करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स और एल्डिहाइड्स, तो वो एक तरीके की रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हो गई। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल है, मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट है 3Os। कौन सा बेटा, 3Os दिख रहा होगा। इसके मैंने दो बनाए, एक D3Os बनाया है और एक L3Os। तो कुछ नहीं, D3Os का मतलब वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा होगा, और L3Os मतलब वो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा। तो 3Os का फॉर्मूला ये रहा। अगर मैं लिखूं भी सीधे करके तो ऐसे आता है, CH2OH, CHOH, CHOH और CHO, ये आता है। इट इज द फॉर्मूला ऑफ 3Os। ये कार्बोहाइड्रेट है। कौन है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। अब इसको अरेंज करना है, मोस्ट ऑक्सीडाइज ऊपर, लीस्ट ऑक्सीडाइज सबसे नीचे। अरेंज किया, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन ये आ गया, इरेज कर दो जरा यहाँ पर, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन ये आ गया, लीस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन ये आ गया। पकड़ ले, ये कौन सा है, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन, ये कौन सा है, लीस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन। क्लियर है? इसी तरीके से इसके दूसरे स्ट्रक्चर में ये कौन है, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन। क्लियर है? ये कौन है, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। क्लियर है? आया ना? अब बिल्कुल इसी की तरह, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड में ये था मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, और ये क्या था, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या था, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, और ये क्या था, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। क्लियर है? आया ना? अब हमें किसको देखना है, जो लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है उससे जस्ट ऊपर वाले कार्बन को पकड़ के चलना है। कौन से कार्बन को, इसमें इन दोनों को पकड़ा है, इसमें इसको, इसको, इसको। अब इसमें किसको पकड़ेंगे हम, इसको और इसको। तो जो लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है जस्ट उससे ऊपर वाले को पकड़ के चलना है। क्लियर है? तो OH अगर राइट साइड में है तो बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर आ गया। OH इसका राइट साइड में है, इसका भी तो OH राइट साइड में, तो ये कौन सी सीरीज है, डी सीरीज है। कौन सी सीरीज है, डी सीरीज। तो डेफिनेटली ये 3Os इस सीरीज को बिलोंग करेगा, तो इसका नाम क्या जाएगा, D3Os। इसी तरीके से इसका OH लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका OH लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कौन सी सीरीज है, L सीरीज है। तो आइडियल कौन है इसका, आइडियल कंपाउंड कौन है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसी के हिसाब से डी सीरीज बनी है पूरी। तो ये कंपाउंड कौन सा है, L3Os। दैट्स इट। तो इन शॉर्ट इस टाइप के स्ट्रक्चर जो फॉलो करेंगे, कौन से टाइप के, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड वाले, तो वो सारे के सारे डी सीरीज के मेंबर होंगे, और एल सीरीज वाला जो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर फॉलो करेगा वो सारे एल सीरीज में आएंगे। तो जैसे कि 3Os का बनाया, ये D3Os, वो L3Os। तो कुछ नहीं, मैंने लीस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन से जस्ट ऊपर वाले कार्बन का OH चेक किया, राइट में है तो D फॉर्म, लेफ्ट में है तो L फॉर्म। दैट्स इट। और मेरे ख्याल से ये एक तरीके की रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके हिसाब से बताई, ग्लिसरॉल्डिहाइड के। अब ये D फॉर्म क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसका अरेंजमेंट है वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा है और उसमें एल ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा है। दैट्स इट। तो दो सीरीज बन के आते हैं, एक डी और एक एल। मेन आइडियल कंपाउंड कौन है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको तो भूलना ही नहीं है भाई किसी भी हालत में, इसको तो भूलना ही नहीं है। और मेन डिसाइडिंग कौन सा कार्बन होता है, लीस्ट ऑक्सीडाइज से जस्ट ऊपर वाला। दैट्स इट, खत्म बात। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। अब इसी तरीके से अमीनो एसिड को कंपेयर करते हैं, वही डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड दिमाग में रहने चाहिए। अब अमीनो एसिड में हम OH को नहीं देखते बेटा, अमीनो एसिड में हम NH2 ग्रुप को देखते हैं। किसको, NH2। तो इसमें भी वही मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन ऊपर, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन नीचे। देख ले, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन ये कौन है, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। इसी तरीके से यहां पर ये कौन है,
मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, ये कौन है, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। क्लियर है। अब यहां पर हम NH2 को चेक करते हैं, तो लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन से जस्ट ऊपर वाला कार्बन, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन से जस्ट ऊपर वाला कार्बन पकड़ो, ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा। अब NH2 किस साइड है, राइट हैंड साइड, तो डीग्लिसरॉल्डिहाइड को फॉलो कर रहा है क्योंकि वहां पर OH दिखते हैं और अमीनो एसिड का NH2, तो ये क्या है, डी एलानीन, क्या, डी एलानीन, और इसका NH2 लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम बोलते हैं एल एलानीन, दैट्स इट। तो यहां पर भी ग्लिसरॉल्डिहाइड की डी और एल सीरीज को ही फॉलो किया जा रहा है। तो जनरली बेटा ये कैपिटल डी और कैपिटल एल जो कॉन्फ़िगरेशन है एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है और ज्यादातर हम कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स के लिए ही यूज करते हैं इसे। ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादातर के याद कर लो, कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स में कैपिटल डी कैपिटल एल ही बताई जाती है, और किसके बेसिस पे, ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेसिस पे, दैट्स इट। उम्मीद करूंगा समझ में आएगा, क्लियर है। अब एक बात पूछा गया, ग्लाइसिन ये भी एक तरीके का अमीनो एसिड है, क्या इसमें भी कैपिटल डी कैपिटल एल फॉर्म मिलेगी, क्वेश्चन आया था, क्या ग्लाइसिन के अंदर भी हमें कैपिटल डी कैपिटल एल फॉर्म मिलेगी, बेटा नहीं मिलती, याद रखना, ग्लाइसिन के अंदर नहीं देखी जाती क्योंकि ग्लाइसिन एक ऑप्टिकली इनएक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमर ही नहीं है, क्योंकि कार्बन कैसा है, कार्बन ए कायरल है, कैसा है, ए कायरल। अब कार्बन ही ए कायरल है तो ऑप्टिकल आइसोमर ही नहीं, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है तो घंटा कैपिटल डी कैपिटल फॉर्म आएगी, कैपिटल डी कैपिटल एल फॉर्म कैसे आ सकती है जब ऑप्टिकल आइसोमर ही नहीं है, दैट्स इट। क्वेश्चन आए हुए मार्क करके रखना। चले आगे, तो एक नोट तो बता ही दिया, दूसरा नोट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्या, जब भी हम कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को टॉप पे रखते हैं और लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को बॉटम पे रखते हैं। तो अब मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन बता चुका हूं मैं, तो कौन सा दिखा था, अभी CHO दिखा था, अगर COOH है तो वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज, उससे कम CHO, उससे कम COH, अगर कार्बन पे OH बैठा तो ये उसके बाद आएगा CHO के बाद, और फिर अगर कुछ भी नहीं है तो CH3 वगैरह या C2H5 वगैरह, तो वो लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन की गिनती में गिने जाते हैं, दैट्स इट। तो एसिड, एल्डिहाइड, अल्कोहल एंड एल्काइल ग्रुप, क्लियर है। तो ये ऑर्डर है ऑक्सीडाइज्ड कार्बन का, तो इस टाइप का कार्बन है तो वो सबसे ऊपर रखा जाएगा और इस टाइप का कार्बन है तो वो सबसे बॉटम पर रखा जाएगा, याद रखना ये वाली बात, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं आना चाहिए ये चीज, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला ये मैंने, क्लियर है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, नोट करके रखें। एक क्वेश्चन और आता है, क्या ये कैपिटल डी कैपिटल एल फॉर्म हम ऑप्टिकल रोटेशन को भी बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, याद रखना ये कैपिटल डी कैपिटल एल का ऑप्टिकल रोटेशन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, केवल इनका ग्लिसरॉल्डिहाइड से रिश्ता होता है। अगर कैपिटल डी कैपिटल एल लिखा हुआ है तो वो कभी भी डेक्स्ट्रो और लीवो को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है, लीवो भी, अब वो डिपेंड करेगा प्रैक्टिकल कराने पर कि ये डेक्स्ट्रो निकल के आएगा या लीवो निकल के आएगा, क्लियर है। कभी भी कैपिटल डी का मतलब ये मत समझ लेना कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होगा, नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी, हाँ या ना, हो भी सकता है और नहीं भी, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मार्क कर लेना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मार्क कर लेना। कैपिटल डी फॉर्म जरूरी नहीं है डेक्स्ट्रो हो, वो लीवो रोटेटरी भी हो सकती है, क्लियर है। तो कैपिटल डी कैपिटल एल का स्मॉल डी स्मॉल एल से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, दैट्स इट, क्लियर है, हाँ या ना। तो ये बात हुई बेटा डी और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेसिस पे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की, क्लियर है। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट RNS कॉन्फ़िगरेशन सुनना, क्लियर है, हाँ या ना। अब RNS की बात चलती है, तो RNS मेन यही कॉन्फ़िगरेशन होती है ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए, याद रखना जब भी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो आइडियल जो कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं हम किसी भी ऑप्टिकल आइसोमर की, वो R और S के हिसाब से ही बताते हैं, क्योंकि इसी में प्रॉपर रूल्स फॉलो होते हैं, क्लियर है। तो वही लिखा है, इट इज एन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअल में बिल्कुल एक्यूरेट कॉन्फ़िगरेशन यही होती है किसी भी ऑप्टिकल आइसोमर के नॉमेनक्लेचर के लिए, R और S। इसी से ही हम बताते हैं कि असल में एक्चुअल में दो आइसोमर है और उन दोनों की क्या अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो, जैसे E और Z थी एक्चुअल, बिल्कुल वो भी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन थी, पर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए थी, और ऑप्टिकल आइसोमर के लिए अगर हम बिल्कुल एब्सोल्यूट एक बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो कैपिटल R और कैपिटल S होती है, क्योंकि कैपिटल D कैपिटल L इतनी आइडियल नहीं है जितनी आइडियल R और S होती है, क्योंकि ये प्रॉपर रूल्स फॉलो करती है, ये प्रॉपर रूल्स फॉलो करती है, क्लियर है। अब R और S कॉन्फ़िगरेशन समझाने से पहले मेरे को आपको फिशर्स प्रोजेक्शन समझाना पड़ेगा, कुछ नहीं है, ये कोई मीथेन का स्ट्रक्चर तो जानते हैं, टेट्राहेड्रल वही वाला है, फिशर्स प्रोजेक्शन बता रहा हूं मैं, क्लियर है। तो फिशर ने और कुछ नहीं किया था, जो टेट्राहेड्रल कार्बन होता है ना बेटा ये वाला, जैसे मीथेन में हम बनाते हैं,
अगर हम टेट्राहेड्रल बनाते हैं तो ये ए बी डी ई, अगर हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि ये कार्बन गैस होता है sp3 हाइब्रिड और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, तो इसके चारों बॉन्ड एक प्लेन में तो होंगे ही नहीं, डेफिनेटली नहीं होंगे, तो डेफिनेटली ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो फिशर ने कुछ नहीं किया, इस स्ट्रक्चर को प्लेन पे बना के दिखा दिया, इस स्ट्रक्चर को प्लेन पे बना के दिखा दिया। क्या किया उसने, दो ग्रुप या एटम को, तो एक को तो वर्टिकल लाइन पे मेंशन कर दिया और इन दो ग्रुप या एटम को इसने हॉरिजॉन्टल लाइन पे मेंशन कर दिया। अब इसने कुछ अलग एक बहुत बढ़िया बात बोल दी, इसने बोला है कि भाई ये जो कार्बन है, पहली बात ये तो sp3 कार्बन है, दूसरी बात ये नॉन प्लेनर है, तीसरी बात ये चारों एक प्लेन में होंगे ही नहीं। ये तीनों बातें इसने बोल दी फिशर ने, और इसके साथ साथ बोला बट स्टिल मैं इन्हें प्लेन में बना के दिखा रहा हूं। उसने बोला कि हम भले ही बोले ये sp3 कार्बन नॉन प्लेनर है, ये चारों ग्रुप एटम एक प्लेन में नहीं आएंगे, बट स्टिल हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें फिशर प्रोजेक्शन फॉलो करना पड़ता है। फिशर का कहना यह था कि इस sp3 कार्बन की जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आने वाले ग्रुप या एटम होते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर आने वाले ग्रुप या एटम होते हैं, वो एक्चुअल में ऐसे ग्रुप और एटम होंगे जो इस प्लेन से बाहर की तरफ आ रहे होंगे। बेटा ऑब्जर्वर की बात समझना, अगर मैं इस डायग्राम को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो इस साइड से ही तो ऑब्जर्व कर रहा हूं, सामने की तरफ से ही तो ऑब्जर्व कर रहा हूं। अगर मैं ऑब्जर्वर हूं और इस डायग्राम को देखूंगा तो बाहर की तरफ से ही तो देखूंगा, हाँ या ना, मेरी पोजीशन यही तो होगी, मैं ऑब्जर्वर हूं, ये मान ली ये ऑब्जर्वर है। अगर ये आदमी इस डायग्राम को देखेगा तो यही इसी डायरेक्शन में तो देखेगा, यहां से तो देखेगा बाहर की तरफ से। तो फिशर ने एक बात बोली कि ये जो मेरा प्रोजेक्शन है, इस पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आने वाले ग्रुप है, एक्चुअल में वो प्लेन में नहीं रखे हैं ग्रुप्स, वो ग्रुप ऐसा लग रहा होगा कि इस प्लेन से बाहर की तरफ आ रहे होंगे, इस प्लेन से बाहर की तरफ आ रहे होंगे। और दूसरी बात इसने ये बोली कि मेरी जो वर्टिकल लाइन है, मेरे प्रोजेक्शन की जो वर्टिकल लाइन है, इस पर जो बैठे हुए एटम या ग्रुप है वो इस प्लेन के अंदर की तरफ घुस रहे होंगे, वो इस प्लेन से अंदर की तरफ एंटर कर रहे होंगे। बट इसने बाहर और अंदर वाली बात ही नहीं कही, इसने बात करी विद द रेस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर। किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो इसने ये बोला कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ये जो दो ग्रुप या एटम है ये ऑब्जर्वर के पास होंगे। पास होने का मतलब बाहर की तरफ निकले, क्योंकि ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, प्लेन के अंदर थोड़ी बैठा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर खड़ा है बाहर। तो इसने बोला कि मेरे प्रोजेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर कोई एटम या ग्रुप लाई करेगा तो वो एटम और ग्रुप की पोजीशन ऑब्जर्वर के पास होगी, नियर टू दी ऑब्जर्वर, मतलब प्लेन से बाहर। और साथ ही साथ इसने ये बोला मेरे अकॉर्डिंग जो वर्टिकल लाइन पर ग्रुप या एटम बैठे होंगे उनकी पोजीशन अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, मतलब इस प्लेन के अंदर की तरफ होगी। तो फिशर्स प्रोजेक्शन ने यही बात समझाई, क्योंकि प्लेन पर तो बेटा ये चारों बॉन्ड आ ही नहीं सकते, तो इसने उसको स्पेसिफाई करने के लिए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट कर दिया। तो इसने बोला अगर हॉरिजॉन्टल पे ग्रुप रखे जा रहे हैं तो वो ऐसे ग्रुप हैं जो बाहर की तरफ निकल रहे होंगे, और वर्टिकल पे अगर कोई ग्रुप या आइटम रखा जाएगा तो वो ऐसा है, वो अंदर की तरफ एंटर कर रहा होगा। और इसी प्रोजेक्शन की मदद से हम RS कॉन्फ़िगरेशन को डिनोट कराएंगे किसी भी ऑप्टिकल आइसोमर। अब मैंने ये चारों अलग अलग बनाए A B D, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर है भाई, ये चारों तो अलग होंगे ही होंगे, नहीं हुए तो ये ऑप्टिकल आइसोमर ही कहूंगा, तो फिर RS की बात ही खत्म हो जाती है। क्लियर है? तो बस ये याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर कोई ग्रुप या आइटम लाया करेगा वो ऑब्जर्वर की तरफ, मतलब प्लेन से बाहर निकल रहा होगा, और वर्टिकल लाइन पर अगर कोई ग्रुप या आइटम रखा होगा तो वो प्लेन के अंदर, मतलब ऑब्जर्वर से दूर की तरफ रखा होगा। तो एक्चुअल में इसने इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को 2D फॉर्म में बनाने के लिए एक प्लस की फॉर्म में अरेंज करके दे दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। बस इसने ये भी बता दिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी है जो बाहर निकल रही होगी और ये वर्टिकल लाइन ऐसी है जो अंदर की तरफ घुस रही होगी। दैट्स इट, खत्म बात। ये था फिशर्स प्रोजेक्शन। अब इसी प्रोजेक्शन को यूज करते हुए हम R और S कॉन्फ़िगरेशन डिनोट कराते हैं फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब कैसे, उसके लिए रूल्स होते हैं, ठीक है ना? तो सुनना जरा। फिशर प्रोजेक्शन घुस गया दिमाग में? बिल्कुल घुस जाना चाहिए, बिल्कुल 100% तरीके से। यहां पे बना दे रहा हूं मैं उसका छोटा सा डायग्राम। ये C आ गया, ये A, ये B, ये D, ये E। क्लियर है? तो रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहला मैंने डायरेक्ट बीच के रूल लिखे हैं। सबसे पहला हम क्या करेंगे, इन चारों ग्रुप या एटम को प्रायोरिटीज देते हैं। क्या देते हैं? प्रायोरिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। क्लियर है? जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 इस तरीके से, ये प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी के रूल पढ़ा चुका हूं मैं आपको। प्रायोरिटीज के रूल में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, प्रायोरिटीज के रूल में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, जब E और Z वही सेम टू सेम रूल चलेंगे यहाँ पर, एटॉमिक नंबर वगैरह के हिसाब से जो सारे रूल्स पढ़ाए थे वही। तो सबसे पहले हम दे देते हैं क्या? प्रायोरिटीज। उसके बाद सेकंड स्टेप ये लिख रहा है यहाँ पर, ये सेकंड रूल है, ये सेकंड रूल है।
जब हमने प्रायोरिटीज देख दी तब हम फिर देखते हैं कि जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रही है या वर्टिकल लाइन पर। तो फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है या हॉरिजॉन्टल, असल में इसको थर्ड ही बोलो, क्लियर है। अब सेकंड रूल क्या है कि फोर्थ प्रायोरिटी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, किस पर लाई कर रही है, वर्टिकल पे लाई कर रही है या हॉरिजॉन्टल पे। तो सेकंड स्टेप हमें ये ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले स्टेप में क्या, प्रायोरिटीज देनी है। सेकंड स्टेप पे क्या, ये देखना है फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे लाई कर रही है या वर्टिकल पे लाई कर रही है। क्लियर है, डिसाइड हो गया। अब वर्टिकल पे लाई कर रही है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पे लाई कर रही है तो क्या होगा। तो थर्ड रूल ये आ गया। अब अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर आती है, अगर आती है, अब यहां पर हॉरिजॉन्टल पे मैं क्या करूं, हो सकता है, जरूरी थोड़ी है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी इस वर्टिकल लाइन पर लाई करती है तो हम फॉलो करते हैं 1 2 3। अब ये क्या डायरेक्शन है, जैसे 1 से 2 गए, 2 से 3, तो डायरेक्शन एरो ड्रॉ करते हैं, डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं 1 से 2, 2 से 3, तो ये डायरेक्शन बन गई। अब डायरेक्शन दो तरीके की होती है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। एक सर्कल रोटेट करते हैं, 1 से 2 गया, 2 से 3, तो ये रोटेशन ऐसी हो गई ना, इसको कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। अब भाई घड़ी उल्टी चल रही है, अगर 1 2 3 ऐसे होता तो क्लॉकवाइज हो जाती, तो मैं क्या करूं भाई, क्लियर है। तो याद रखना, तो फोर्थ प्रायोरिटी पहले डिसाइड करो कि वर्टिकल पे है कि हॉरिजॉन्टल पे, क्लियर है। अगर वर्टिकल पे आती है तो हम डायरेक्शन के लिए फॉलो करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी। तो जो डायरेक्शन के लिए एरो बनाएंगे तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। बट अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे जाती है, जैसे कि इस केस में हॉरिजॉन्टल वाली ई पर जाती है, चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए फोर्थ प्रायोरिटी, तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे जाती है तो हम जो डायरेक्शन बनाते हैं वो बनाते हैं 3 से 2, 2 से 1। कहां से कहां, 3 से 2, 2 से 1। तो इस केस में जो डायरेक्शन का लिए एरो बनेगा वो ये बनेगा, 3 से गए 2 पर, 2 से गए 1 पर। तो तीसरा रूल आ गया ये। पहला रूल प्रायोरिटीज दी, दूसरा रूल फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है कि वर्टिकल पे है, और तीसरा रूल अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है तो 1 2 3 वाली डायरेक्शन फॉलो करेंगे, मतलब 1 2 3 के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, और हॉरिजॉन्टल पे है तो हम 3 2 1 के अकॉर्डिंग डायरेक्शन फॉलो करेंगे। अब ये 3 2 1 क्या और कुछ नहीं, प्रायोरिटीज वाले ग्रुप या एटम है, क्लियर है। तो थर्ड रूल आ गया क्या, डायरेक्शन बनाना। अब डायरेक्शन बन गई, अब फोर्थ रूल क्या है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम आर और एस डिसाइड करेंगे। अब फोर्थ रूल क्या है, अब कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करी जाएगी कि ये जो डायरेक्शन है वो कैसी आई है, उसके बेसिस पर हम कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं उस मॉलिक्यूल की, क्लियर है। अगर हमने डायरेक्शन बनाई और डायरेक्शन निकल के आई क्लॉकवाइज, अब 1 2 3 या 3 2 1 वो रूल नंबर थर्ड में चला गया, वो देख ली, बना ली। अब हमें डायरेक्शन ऑब्जर्व करनी है। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज आती है, घड़ी की डायरेक्शन में आती है, घड़ी की डायरेक्शन में वो एरो चल रहा है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन होगी उस मॉलिक्यूल की आर। अगर यही डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आता, अगर बाई चांस कुछ और केस आता और उसमें एरो उल्टा एंटी क्लॉकवाइज चलती घड़ी, तो उसकी मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती एस, दैट्स इट। और जैसे ये हुआ आप कॉन्फ़िगरेशन बना देंगे, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है फोर्थ रूल, क्लियर है। कुछ नहीं, एंड में बस आपको डायरेक्शन देखनी है उस एरो की कि क्लॉकवाइज जा रहा है वो एरो या एंटी क्लॉक। अब क्लॉकवाइज जा रहा है तो आर कॉन्फ़िगरेशन है, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एस कॉन्फ़िगरेशन है, दैट्स इट। तो ये बेसिक से 4 रूल है, गलती होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और नहीं कभी भी गलत नहीं जाएगा आंसर अगर इन 4 रूल को ढंग से फॉलो करोगे अकॉर्डिंग टू फिशर्स प्रोजेक्शन। ये कौन सा प्रोजेक्शन है, फिशर का प्रोजेक्शन। तो प्रायोरिटी देना ये सबसे मेन बात होती है। सबसे पहले आप सही प्रायोरिटीज दो कि पहली किसको जाएगी, दूसरी किसको जाएगी, तीसरी किसको जाएगी और चौथी किसको जाएगी, दैट्स इट, क्लियर है। तो रूल सिखा दिए, उम्मीद करूंगा समझ पाए होंगे। तो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे दिए जाते हैं। फिशर प्रोजेक्शन समझना इसीलिए जरूरी था कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब आपको पता है, वर्टिकल लाइन का भी मतलब आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। एग्जांपल्स करें, देखो भाई, अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग एग्जांपल, तो रूल सारे याद होने चाहिए। सबसे पहला रूल प्रायोरिटीज दो भाई, सबसे पहले प्रायोरिटी ये रही OH, प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग दे रहा हूं। दूसरी प्रायोरिटी प्रायोरिटीज रूल के अकॉर्डिंग दे रहा हूं। तीसरी प्रायोरिटी ये रही प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग दे रहा हूं। चौथी प्रायोरिटी प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग। पढ़ लेना जिसको याद नहीं है प्रायोरिटी रूल्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाया मैंने। तो पहली प्रायोरिटी इसको, फिर दूसरी इसको, फिर तीसरी इसको, फिर चौथी इसको, प्रायोरिटी रूल्स के अकॉर्डिंग, क्लियर है। पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे कि हॉरिजॉन्टल पे, देखो किस पे, वर्टिकल पे आ रही है। किस पे आ रही है, वर्टिकल लाइन पर आ रही है फोर्थ प्रायोरिटी। तो वर्टिकल आने पे वजह से तो हम क्या फॉलो करेंगे, 1 से 2, तीसरा रूल पे आ जाओ, क्लियर है। पहला रूल क्या था, प्रायोरिटीज देना। दूसरा रूल ये डिसाइड करना कि फोर्थ वर्टिकल पे कि हॉरिजॉन्टल पे। तीसरा रूल, अगर फोर्थ वर्टिकल पे है तो हम किस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, बन गई डायरेक्शन। और लास्ट रूल क्या, डायरेक्शन को ऑब्जर्व करो कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। मेरे ख्याल से
ये जो घड़ी चल रही है ये उल्टी घड़ी चल रही है। कैसी घड़ी चल रही है? उल्टी घड़ी। अगर घुमाओगे भी तो मेरे ख्याल से घड़ी उल्टी चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थी? एस। दैट्स इट। तो इस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन पता लग गई आपको, क्या? एस। तो ये 4 रूल फॉलो करो, कभी आंसर गलत नहीं आएगा, कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। दैट्स इट। क्लियर है? एक एग्जांपल खुद ट्राई करके देखो, खुद ट्राई करके देखो। मैं वेट कर रहा हूं, पॉज कर लेना वीडियो को। चले मैं बता रहा हूं आंसर अब, ठीक है ना? तो देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी ये गई, सेकंड प्रायोरिटी ये गई, थर्ड प्रायोरिटी ये गई, फोर्थ प्रायोरिटी ये गई। क्लियर है? वापस से रूल नंबर फर्स्ट प्रायोरिटीज देती। अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे कि हॉरिजॉन्टल पे? वर्टिकल पे। किस पे है बेटा? वर्टिकल पे। क्लियर है? हाँ या ना? तो रूल क्या लगेगा? डायरेक्शन थर्ड रूल 1 से 2, 2 से 3। तो घुमाओ 1 से 2, 2 से 3, घूम गया। अब डायरेक्शन ऑब्जर्व कर लो, फोर्थ रूल कैसी है? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी घुमाओ, ऐसे घूम रही है घड़ी, मेरे ख्याल से क्लॉकवाइज घूम रही है। पूरी घड़ी ऐसी तो चलती है यार, ऐसे 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 घूम के तो चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज होने की वजह से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? आर। बच्चों वाला है, कोई भी कर सकता है, अकल लगाओगे तो सारी चीज। बस मेन चीज डायरेक्शन याद रखो, कहां से कहां जा रही है। 1 से 2 जा रही है, 2 से 3 जा रही है। दैट्स इट। एक और एग्जांपल पकड़ो, इजी है यार, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सारी चीजें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। क्लियर है? थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सारी चीजें जरूर आएंगी। क्लियर है? बनाए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये गई, ऑक्सीजन पहुंच जाना है। सेकंड प्रायोरिटी ये गई, फिर नाइट्रोजन। थर्ड प्रायोरिटी ये गई, क्योंकि कार्बन कार्बन तो सब में सेम है यार, इसमें 2 ऑक्सीजन, इसमें एक ही ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी ये आ गई। क्लियर है? सबसे पहला रूल प्रायोरिटीज दे दी। दूसरा रूल, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे कि हॉरिजॉन्टल पे? हॉरिजॉन्टल पे। अब कोई दिक्कत? हाँ या ना? 3 रूल होगा। चौथा रूल डायरेक्शन देखना आपको। तो क्या देखनी है? डायरेक्शन कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो अब 3, 2, 1 फॉलो करना है आपको। क्या करना है? सॉरी, वापस से फर्स्ट रूल प्रायोरिटीज दे दी, दूसरा रूल वर्टिकल पे हॉरिजॉन्टल पे है, तीसरा रूल कहां से कहां मोशन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल की वजह से 3, 2, 1 ये आ गया, डायरेक्शन बन गई। क्लियर है? अब डायरेक्शन देखो, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। घुमाओ घड़ी, घूमती ऐसी है घड़ी, मेरे ख्याल से अगर ये सुई है तो ऐसे मूव कर रही है, मेरे ख्याल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसी है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होने की वजह से एक ही आंसर, आर कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा? आर। सिंपल केस है, उम्मीद करूंगा कर पाएंगे सॉल्व। क्लियर है? अब ये तो बेसिक से एक एक मॉलिक्यूल वाले आ गए, एक एक कायरल कार्बन वाले आ गए। अब बाई चांस कुछ ऐसे केसेस आए जिसके मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कार्बन कायरल मिले, जिसके मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कार्बन कायरल मिले, जैसे कि ये रहा बेसिक केस। जैसे कार्बन की नंबरिंग करूं 1, 2, 3, 4 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का बच्चों? 4 कार्बन का कंपाउंड है। क्लियर है? हाँ या ना? 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब इसमें 2 कायरल कार्बन मिल रहे हैं, एक कार्बन नंबर 2 वाला, एक कार्बन नंबर 3 वाला। क्लियर है? तो अब इन दोनों कार्बन के लिए आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो कार्बन नंबर 2 की बात करो, कार्बन नंबर 2 की बात करें तो इस पे क्या आएगी कॉन्फ़िगरेशन वो देखो, और इस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो देखो। तो एक एक करके निकालते हैं। मैं पहले कार्बन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, तो इसमें एक एक करके निकालोगे तो समझ में आएगा। तो कार्बन नंबर 2 को मैं यहां पे ड्रॉ कर ले रहा हूं, कार्बन नंबर 2 बनाया। अब इस पे क्या लग रहा है? इधर कौन बैठा है? OH, इधर कौन बैठा है? H, सर पे कौन बैठा है? COOH, और नीचे कौन बैठा है? ये पूरा ग्रुप बैठा है। अब इसको शॉर्ट करके बना दे रहा हूं, यहाँ पे जैसे CH यहां लिख दे रहा हूं, OH यहां पे लिख दे रहा हूं, और COOH बगल में लिख दे रहा हूं, सारे बना दे रहा हूं। ठीक है? ये बैठा है। तो 3 आपके पास आ गया। अब प्रायोरिटीज दो। सबसे पहले तो OH पे जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी इस पे जाएगी बेटा, COOH पे, और थर्ड प्रायोरिटी जाएगी इस पे। भले ही ये बड़ा है साइज में, पर इसमें ऑक्सीजन इतना नहीं है जितना इसमें भरा हुआ है। क्लियर है? थर्ड प्रायोरिटी इस वाले ग्रुप पे, क्योंकि पहला कार्बन CHOH है ना कि COOH, तो CHOH के हिसाब से डिसाइड करोगे तो थर्ड प्रायोरिटी इस पे जाएगी। क्लियर है? और फोर्थ प्रायोरिटी लास्ट में यहां बैठेगी। क्लियर है? तो ये कौन सा वाला कार्बन है? ये सेकंड वाला कार्बन है। कौन सा वाला है? सेकंड वाला। अब देखो भाई, फोर्थ प्रायोरिटी, पहले प्रायोरिटीज दे दी, अब देखो फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे कि वर्टिकल पे? मेरे ख्याल से हॉरिजॉन्टल पे बैठी है फोर्थ प्रायोरिटी। कौन सी पे बैठी है? हॉरिजॉन्टल पे। तो हॉरिजॉन्टल पे हम क्या फॉलो करते हैं? 3 से 2, 2 से 1। घुमाओ 3 से 2, 2 से 1। क्लियर है? घूम गई। अब देखो डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज है, घड़ी ऐसी घूमते हैं, क्लॉकवाइज है, घड़ी ऐसी घूम, और क्लॉकवाइज है। तो सेकंड कार्बन, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आ गई वो कैसी आ गई? आर आ गई। कैसी आ गई बच्चे? आर आ गई। क्लियर है? तो पहले मैंने कार्बन नंबर 2 की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर ली। अब कार्बन नंबर 3 की चेक करें। किसकी? कार्बन नंबर 3 की चेक करेंगे बेटा, ध्यान से देखना, इजी है, दिमाग लगाओगे तो आएगी, डेफिनेटली आएगा। क्लियर है? थोड़ा दिमाग खोले, लगाए, रूल्स ढंग से सुने होंगे तो डेफिनेटली। अब कार्बन नंबर 3 को ड्रॉ कर लो, ये रहा कार्बन नंबर 3। इसमें बनाओ OH आ गया यहाँ पर, H आ गया यहाँ पर, COOH आ गया यहाँ पर। क्लियर है?
ऊपर कौन आ गया, ये पूरा कॉम्प्लेक्स, ये पूरा का पूरा आ गया। तो ऊपर कौन बैठा है, यहाँ पे CH OH और फिर COOH। क्लियर है। अब प्रायोरिटीज दो, पहली इसको गई, दूसरी इसको गई, तीसरी प्रायोरिटी इसको गई और चौथी प्रायोरिटी इसको गई। वापस से हॉरिजॉन्टल लाइन पे वापस से क्या फॉलो करेंगे, 3 से 2 2 से 1, 3 से 2 2 से 1। घुमाओ, डायरेक्शन कैसे आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे घूमती है ना कि ऐसे, तो ये वाली जो डायरेक्शन दिख रही है आपको, ये और कुछ नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो डेफिनेटली ये थर्ड कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगी वो कैसी आएगी, एस। कैसी आएगी, एस कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स इट। क्लियर है। कुछ नहीं किया मैंने, दोनों को अलग अलग बना के निकाल दिया है प्रायोरिटीज देके। तो जरूरी नहीं है वो कॉम्प्लेक्स वाला ही हाई प्रायोरिटी हो, वो छोटी प्रायोरिटी भाई। यहाँ पे COOH बैठा है, यहाँ पर पहले CHOH बैठा है, तो COOH अच्छी प्रायोरिटी है ना कि CHOH। क्लियर है। एक एक आइटम आगे बढ़ के देखते हैं तो वो सारे समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है। तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो सेकंड कैसी है, R कॉन्फ़िगरेशन की, थर्ड कैसी है, S। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी 2R 3S, मतलब सेकंड कार्बन पे R कॉन्फ़िगरेशन और थर्ड कार्बन पे S कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा जरूरी नहीं है सब पे सेम ही आए, अलग अलग भी आ सकती है, सेम भी आ सकती है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा वो कैसा बनाया आपने। क्लियर है। दैट्स इट। तो ये बात है बेटा, अगर बाई चांस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा कायरल कार्बन मिलता है तब। क्लियर है। इसी का एक मिलता जुलता एग्जाम्पल और है, ये रहा, ध्यान से देखें। इसी का मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल है, ये वही कार्बन की नंबरिंग 1 2 3 4। क्लियर है। अब मुझे कायरल कार्बन पता है, ये 2 वाला है और ये 3 वाला है। एक एक करके बनाओ, पहले 2 वाले की कॉन्फ़िगरेशन निकालो, फिर 3 की। तो 2 की बना रहा हूं मैं। ये कार्बन, ये COOH बैठा है, यहाँ पर कौन बैठा है, OH बैठा है, यहाँ पर कौन बैठा है, H बैठा है, और यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स बैठा है, कौन, CHOH COOH। तो CHOH यहाँ पर बना दिया और COOH यहाँ बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फर्स्ट प्रायोरिटी ये गया, सेकंड प्रायोरिटी ये गया, थर्ड प्रायोरिटी ये गया, फोर्थ प्रायोरिटी ये रहा। घुमाओ, हॉरिजॉन्टल पे है तो 3 से 2 2 से 1, 3 से 2 2 से 1 घूम गया। क्लियर है। सेकंड कार्बन तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो सेकंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, पहले केस में आर थी, अब ऐसे मैं क्या करूं भाई, कंपाउंड अलग है। क्लियर है। अब तीसरा कार्बन के लिए यहां बना दूं, मैं रफ नहीं कर रहा, देर लगेगी। तेरा कार्बन बना दो, ठीक है। नीचे कौन है, COOH, इधर कौन है, H, इधर कौन है, OH, और ऊपर कौन है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, कौन, CHOH COOH। क्लियर है। प्रायोरिटीज दें तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये गई, सेकंड प्रायोरिटी ये गई, थर्ड प्रायोरिटी ये गई और फोर्थ प्रायोरिटी ये गई। घुमाओ भाई, हॉरिजॉन्टल पे है 3 to 1, 3 से 2 2 से 1। क्लियर है। अब ये कैसा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, देख इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लियर है। तो थर्ड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, R। क्लियर है। सेकंड की S है तो यहां पर थर्ड की R आ गई। अब जरूरी नहीं है सेम हो, सेम भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है हर केस में यही हो, सेम भी आ सकती है बेटा, सेम भी आ सकती है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। क्लियर है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या गई, 2s 3r कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स इट। तो जो भी कायरल कार्बन है उनके लिए अलग अलग करके निकालना, समझ में आ जाएगा। और कुछ नहीं, प्रायोरिटीज मेन देना, जो सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी सही से प्रोवाइड कराना। और प्रायोरिटीज प्रोवाइड कराने के लिए रूल्स मैं लिखा चुका हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, जब ENZ कॉन्फ़िगरेशन दिखाई थी, जाके वहां पर रिवाइज कर लेना, वहां पर रिवाइज। बस वहां पर हमें 2 ही देनी पड़ती है, हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी। अब यहाँ पर 4 देनी पड़ रही है, सबसे बड़ी वाली को फर्स्ट नंबर देंगे और सबसे छोटी प्रायोरिटी को फोर्थ नंबर देते हैं। दैट्स इट। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट है R और S कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने का। क्लियर है। तो इसको समझने से पहले आपको फिशर प्रोजेक्शन समझना पड़ेगा। दैट्स क्लियर है। तो ये तो बात हुई बेटा फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से R और S कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने की। अब एक केस और आता है वेज और डैश का। अब इसमें कैसा कंसेप्ट है वो ध्यान से सुनना। अब वेज और डैश लाइन समझना बेटा पहले, मतलब ठीक है कि वेज लाइन और डैश लाइन का मतलब होता क्या है। तो बहुत बेसिक सी चीज है बेटा। अभी जब फिशर्स प्रोजेक्शन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी गई। हॉरिजॉन्टल बोल दी थी कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है और वर्टिकल लाइन बोल दी थी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। तो 3D प्लेन में उसने 3D स्ट्रक्चर को 2D फॉर्म में बना के दिखाया था। बस वेज लाइन और डैश लाइन ऐसा नहीं करती है। असल में वेज लाइन में और डैश लाइन में बहुत छोटा सा फर्क होता है। डैश लाइन होती है बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। क्लियर है। और वेज लाइन होती है अबव द प्लेन। ये दो मतलब होते हैं, वैसे बताया हुआ है मैंने जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था। तो ये वही वेज और डैश लाइन है। डैश लाइन ये एक लाइन ऐसा बॉन्ड है जो प्लेन के नीचे की तरफ निकल रहा है, और ये ऐसा बॉन्ड है जो प्लेन के ऊपर की तरफ निकल रहा है। और बात रही इन सिंगल बॉन्ड्स की जो लाइन से रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ये ऐसे बॉन्ड्स हैं जो इन
द प्लेन, काय में प्रेजेंट है, प्लेन पर बैठे हुए, प्लेन में प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट है। अब बाई चांस इस तरीके का डायग्राम बना के दे दिया जाए, तब आपसे पूछा जाए कि आर कॉन्फ़िगरेशन है कि एस कॉन्फ़िगरेशन है, उसके हिसाब से हम कैसे डिसाइड करेंगे, या उस वाली कंडीशन में हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो सुनना जरा। क्या अब यहां पर भी प्रायोरिटीज दी जाती हैं, जैसे ए बी सी डी को अभी तक दे रहे थे, वैसे यहां पर भी प्रायोरिटीज दी जाएंगी, एक्स वाई जेड जो भी प्रायोरिटी दी जाए। तो यहां पर दो केस आते हैं, पहला केस ये रहा, दूसरा केस ये रहा। बट यहां पर हमेशा याद रखना, यहां पर जो हम लोग डायरेक्शन देखेंगे वो 1 से 2, 2 से 3 की तरफ, क्योंकि यहां पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है नहीं, तो हम 1 2 3 3 2 1 वाली कंडीशन नहीं लगा पाते। हम इस टाइप की कंडीशन लगाते हैं, और डायरेक्शन हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकंड, सेकंड से थर्ड की तरफ डायरेक्शन बनाई जाती है, अब चाहे फोर्थ प्रायोरिटी किसी भी लाइन पर बैठी हुई हो। क्लियर है? यहां पर मोशन करने का डायरेक्शन या डायरेक्शन को पता लगाने के लिए एक ही है, 1 से 2, 2 से 3। पिछले केस में मैंने दो बताया, 1 2 3 एंड 3 2 1। 1 2 3 कब, जब वर्टिकल पे थी, और 3 2 1 कब, जब हॉरिजॉन्टल पर थी। क्लियर है? यहां पर ऐसा नहीं है, 1 2 3 ही फॉलो करनी है, बस मेन बात है फोर्थ प्रायोरिटी के हिसाब से यहां पर हम आर और एस को बदल लेंगे। तो पहला रूल, प्रायोरिटीज दे दी, अब हम देखेंगे फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर प्रेजेंट है। तो पहला केस सुनना, अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश लाइन पर हो, कौन सी वाली, ई की जगह पर हो, कौन सी लाइन पर, ई की जगह, आई मीन डैश लाइन पर, या फिर उस बॉन्ड पर जो वेज लाइन के एडजेसेंट बैठा हुआ है, वो बॉन्ड जो डैश लाइन, सॉरी वो बॉन्ड जो वेज लाइन के एडजेसेंट, कौन, डी हो गया। तो इन दोनों पोजीशन की बात कर रही है, या तो फोर्थ प्रायोरिटी इस जगह पे बैठी हो, या फोर्थ प्रायोरिटी इस जगह पे बैठी हो, मतलब फोर्थ प्रायोरिटी आइदर ऑन दी डैश लाइन और ऑन दी बॉन्ड एडजेसेंट टू वेज लाइन। तो उस बॉन्ड पर या तो फोर्थ प्रायोरिटी, या तो बोला मैंने दोनों जगह नहीं आ सकती फोर्थ प्रायोरिटी कभी, या तो फोर्थ प्रायोरिटी यहां पर हो या फोर्थ प्रायोरिटी यहां पर हो। क्लियर है? तो उस केस में हम लोग 1 2 3 ही फॉलो करेंगे, हर केस में 1 2 3 फॉलो करेंगे। तो उस केस में जब हम डायरेक्शन बनाते हैं, तो अगर क्लॉकवाइज निकलती है तो वो आर बोली जाती है, और एंटी क्लॉकवाइज निकलती है तो वो एस बोली जाती है। तो सर इसमें कौन सी नई बात है, अभी भी आप बता रहे थे, बिल्कुल बता रहा हूं, नई बात अब आएगी, दूसरे नंबर पर नई बात आएगी अब। क्लियर है? तो कुछ नहीं, फोर्थ प्रायोरिटी या तो डैश पे हो या उस बॉन्ड पर जो वेज के पड़ोस में है, तो उस कंडीशन में हम 1 2 3 फॉलो करेंगे, और अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज निकल के आया तो आर, एंटी क्लॉकवाइज निकल के आया तो एस। बट अगर फोर्थ प्रायोरिटी ई और बी की जगह नहीं हुई, अगर फोर्थ प्रायोरिटी या तो यहां पर हुई या फिर यहां पर हुई, तो क्योंकि ये बॉन्ड थोड़ा सा ऐसे होगा टेढ़ा, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा सा बेंड होगा इस तरफ, डैश लाइन की तरफ झुका हुआ होगा, तो वही लिखा है फोर्थ प्रायोरिटी ऑन वेज, मतलब डी की जगह फोर्थ प्रायोरिटी या तो यहां हो या फिर उस बॉन्ड पर हो जो डैश लाइन के एडजेसेंट है, कौन है, ए, और बॉन्ड एडजेसेंट टू डैश लाइन। तो या तो फोर्थ प्रायोरिटी यहां बैठी हो या फोर्थ प्रायोरिटी यहां बैठी हो, तो हम डायरेक्शन वही फॉलो करेंगे 1 2 3। बट इस केस में अगर वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज निकल के आई तो वो एस कहलाई जाएगी, क्या कहलाई जाएगी, एस, और अगर एंटी क्लॉकवाइज निकल के जाएगी वो आर कहलाई जाएगी। क्लियर है? तो ये बदलाव है इस वाले वेज और डैश के केस में। अभी फिशर्स प्रोजेक्शन वाला अलग है, ये अलग है। क्लियर है? अब वेज और डैश वाला केस आएगा तो इस तरीके से रूल्स फॉलो होंगे, और फिशर्स प्रोजेक्शन आएगा तो वो मैंने रूल्स बताए दिए आपको। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा वेज लाइन और डैश लाइन क्लियर हो, वेज ये वाली हो गई, डैश ये वाली हो गई। डैश पर प्रेजेंट है या वो बॉन्ड जो वेज के एडजेसेंट है तो उसमें क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस, और उल्टा हो जाए वेज पर प्रेजेंट है और उस बॉन्ड पर जो डैश के एडजेसेंट है तो क्लॉकवाइज एस हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज आर हो जाता है। बट यहां पर जो डायरेक्शन देखी जाती है वो हर केस में 1 2 3 की तरफ ही चलती है, 1 से 2, 2 से 3, दैट्स इट। क्लियर है? याद रखेंगे। एग्जांपल्स देखें, हाँ या ना। एग्जांपल देखो, प्रायोरिटीज दे, ध्यान से देखना जरा, प्रायोरिटीज दे, रूल्स देखते चलना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये गई, सेकंड ये गई, थर्ड ये गई, फोर्थ ये गई, दिमाग लगाओ। फोर्थ प्रायोरिटी कौन सी लाइन पर है, डैश लाइन पर है। फोर्थ प्रायोरिटी बेटा कौन सी लाइन पर है, डैश लाइन पर। क्लियर है? हाँ या ना। फोर्थ प्रायोरिटी कौन सी लाइन पर है, डैश। तो अब क्लॉकवाइज आर है, एंटी क्लॉकवाइज एस है, तो अभी बताया मैंने। तो 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, किधर गए, 1 से 2, 2 से 3। मोशन हमेशा 1 2 3 ही चलेगा, यहाँ पे कोई 3 2 1 वाला केस आता ही नहीं है। अब कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ का है पे डैश पे, तो यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो एस ही होता है और क्लॉकवाइज आर ही होता है। तो ये डायग्राम की कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देखो, ये रहा, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी। अब फोर्थ प्रायोरिटी देख, डैश पर नहीं है,
पहले केस में फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर थी, अब फोर्थ प्रायोरिटी उस बॉन्ड पर है जो वेज के एडजेसेंट है। तो यहां पर भी तो वही रूल लगेगा जो इस केस में रूल लगाया था। अभी बोला या तो फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर हो या उस बॉन्ड पर जो वेज के एडजेसेंट है। तो यहां पर जो फोर्थ प्रायोरिटी आई है वो उस बॉन्ड पर है जो वेज के एडजेसेंट, तो वही पहले वाले केस के रूल लगेंगे। तो 1 से 2, 2 से 3 जाओ, 1 से 2, 2 से 3। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मेरे ख्याल से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज आर होता है, एंटी क्लॉकवाइज एस होता है। तो वो पहला वाला केस आ गया एग्जाम्पल में, फोर्थ प्रायोरिटी या तो डैश पर है और इस केस में उस बॉन्ड पर है जो वेज के एडजेसेंट है। तो 1 2 3 फॉलो करेंगे, क्लॉकवाइज तो आर है, एंटी क्लॉकवाइज एस, दैट्स इट। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देख, ये रहा। अब की बार देखना फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है, अब की बार देखना फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है। फर्स्ट ये गई, सेकंड ये गई, थर्ड ये गई, फोर्थ प्रायोरिटी ये गई। अब फोर्थ प्रायोरिटी आ गई वेज लाइन पर। कौन सी लाइन पर बेटा? वेज। तो फॉलो 1 2 3 ही करेंगे, यहां पर कोई 3 2 1 का केस नहीं आता। बस अब यहां पर बदल जाएगा, क्लॉकवाइज जो है अब वो एस हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज जो है अब वो आर हो जाएगा। क्लियर है? तो बनाओ 1 से 2, 2 से 3। मेरे ख्याल से ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑपोजिट हो गया था, क्लॉकवाइज बन गया था एस, एंटी क्लॉकवाइज बन गया था आर। तो ये आर कॉन्फिगरेशन आएगी। कौन सी? आर। दूसरा केस देख, फर्स्ट प्रायोरिटी ये गई, सेकंड प्रायोरिटी ये गई, थर्ड प्रायोरिटी ये गई और फोर्थ प्रायोरिटी ये गई। क्लियर है? हाँ है ना? फर्स्ट यहां पर है, सेकंड यहां पर है, थर्ड यहां पर है, फोर्थ। अब फोर्थ प्रायोरिटी देखो भाई कहां से कहां पर है। फोर्थ प्रायोरिटी देखो कौन से बॉन्ड पर है? उस बॉन्ड पर है, उस बॉन्ड पर है जो बॉन्ड डैश लाइन के एडजेसेंट है। तो यहां पर सेकंड वाला केस लगेगा। 1 2 3 ही फॉलो करेंगे, क्लॉकवाइज एस हो गया, एंटी क्लॉकवाइज आर हो गया। तो अब 1 से 2 गए इधर, 2 से 3 गए इधर, घूम के आ गया। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। अब ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये भी आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये भी आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एक और केस देख, एक और केस देख, ये रहा। बनाओ फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ प्रायोरिटी। अब जरा देख जरा यहां पर, अब कैसे मूव कराओगे? अब आप इसमें देखेंगे, अब वहां पर तो 1 से 2, 2 से 3 घुमा दिया था मैंने, 2 से 3 जाने पे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देख लेना जरा, अब 1 से 2 यहां ले गया था मैं, अब 2 के आगे 3 पर ले आना तो मुझे 4 को तो जंप करना ही पड़ेगा। 1 से 2, 2 से 3, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस केस में थोड़ा एक नोट समझना जरा, अभी पहले बता दूं फिर बताएंगे नोट। तो पहले प्रायोरिटीज मार्क कर लो, फर्स्ट ये गई, सेकंड ये गई, थर्ड ये गई, फोर्थ ये गई। तो रूल दिमाग में लाओ, डैश लाइन पर है तो पहले वाले रूल लगे, क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। तो हमें मूव कराना है 1 से 2, 2 से 3। अब मुझे 1 से 2 मूव कराना है तो मैं यहीं पर तो ले जाऊंगा, हाँ या ना? मुझे फोर्थ को ही स्किप करना पड़ेगा। किसको स्किप करना पड़ेगा? फोर्थ। तो आप ये मत करना कि 1 से 2 यूं ले गए और फिर 2 से 3 यूं लेके आ रहे, ऐसा कभी नहीं होता। 1 से 2 जाता है और 2 से 3 ही जाता है। फोर्थ प्रायोरिटी को ही स्किप कर सकते हो आप, याद रखना ये वाली बात। क्लियर है? तो अब मैं 1 से 2, 2 से 3 बनाऊंगा तो ऐसे ही तो बनाऊंगा। क्लियर है? हाँ यहाँ था, यही तो रूल बन पाएगा। 1 से 2 ले आऊंगा और 2 से 3, क्योंकि एक लाइन में चलाना है मुझे, क्योंकि ऐसा नहीं करा पहले 1 से 2 पे पहुंचाया फिर 2 से 3, ऐसा नहीं होता। एक सीरीज में घुमाना है और सीरीज में घुमाने के लिए मुझे इस फोर्थ प्रायोरिटी को स्किप करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ऊपर वाले केस में भी किया था, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी तो किया था 1 से 2, अब 2 के बाद 3 यहाँ था। तो ऐसा नहीं किया मैंने 1 से 2 यहाँ ले गया फिर 2 से 3 ऐसे लाया, ऐसा नहीं। 1 से 2 यहाँ गया, 2 से 3 घूम के ही आएगा और उसमें फोर्थ प्रायोरिटी को स्किप किया गया। वैसे ही यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, वैसे ही इस केस में भी कर रहा हूँ मैं। क्लियर है? फर्स्ट प्रायोरिटी ये गई, सेकंड ये गई, थर्ड ये गई, फोर्थ ये गई। तो अब डायरेक्शन घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए। क्लियर है? हाँ या ना? अब फोर्थ प्रायोरिटी का पे डैश पर है तो क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। तो मेरे ख्याल से क्लॉकवाइज आर ही है, आर कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो नोट वही लिखा हुआ है क्या? इफ फोर्थ एंड थर्ड प्रायोरिटीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सी फर्स्ट एंड सेकंड? जैसे ये गई फर्स्ट, ये गई सेकंड, ये गई थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर है? तो ये लिखा हुआ है अगर फोर्थ और थर्ड प्रायोरिटी किसके बीच में बैठी हो? फर्स्ट और सेकंड के। जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच में इधर से फोर्थ आ रही है, इधर से थर्ड आ रही है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकंड पे तो मूव करूंगा ना मैं, तभी तो थर्ड पे जाऊंगा। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कौन आ गई? फोर्थ और थर्ड। डायरेक्ट ये तो नहीं है कि फर्स्ट से सेकंड घूम जाओ या इधर से फर्स्ट से सेकंड घूम जाओ। अगर मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है तो मेरे को फोर्थ को स्किप करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो थर्ड को स्किप करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है अगर फोर्थ और थर्ड प्रायोरिटी फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी के बीच में आ रही होती है तो हमेशा हम लोग फोर्थ प्रायोरिटी को ही स्किप कर सकते हैं। तो वही लिखा है देन फॉर डिसाइडिंग द डायरेक्शन वी कैन ओनली स्किप फोर्थ प्रायोरिटी। तो अगर मुझे डायरेक्शन बनानी है तो मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा कि फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट सेकंड से थर्ड, मैं फोर्थ को स्किप करते हुए डायरेक्शन बनाता चलूंगा।
मैं फोर्थ को स्किप करते हुए डायरेक्शन बनाता चलूंगा, दैट्स इट। ये नोट याद रखना हमेशा, क्लियर है। अब चाहे इसके केस में आ रही हो, चाहे फोर्थ प्रायोरिटी वेज पर आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं कि डैश पर आ रही है तो इसीलिए ये रूल है, ये रूल हमेशा लगेगा, दैट्स इट, क्लियर है। तो उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। तो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन वेज और डैश के केस में कैसे डिसाइड करेंगे, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया हो। वेज और डैश कुछ नहीं यार, बॉन्ड है, डैश बिलो द प्लेन है, वेज अबव द प्लेन है, और ए और बी वाले ये इन दी प्लेन, दैट्स इट। अब किस केस में कौन सा रूल कैसे लगाना है रट जाना चाहिए, अब भी नहीं आएगा तो फिर कभी नहीं आएगा बेटा, अब भी नहीं अगर सॉल्व कर पाएंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे यार। रूल्स बता रहा हूँ बेसिक से, रूल्स याद करने हैं, उससे कभी भी आंसर गलत नहीं होता। और बुक्स में पता नहीं क्या क्या दे रखा है फालतू की चीज, इंटरचेंज वगैरह, फालतू नहीं है वो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ता है। ये एक तरीके से आपको मैंने निचोड़ निकाल के दे दिया कि आंसर जल्दी निकल के आ जाएगा, आपका आंसर जल्दी निकल के आ जाएगा। नहीं तो इंटरचेंज ही कराते रह जाते हैं बच्चे, इंटरचेंज करा के बन पाता है इसका आंसर वैसे, क्लियर है। मैंने आपको इंटरचेंज का कलेश ही नहीं रखा, मैंने डायरेक्ट रूल बना दिया आपको जिससे आंसर जल्दी से निकल के आ जाए, जिससे आंसर जल्दी से निकल के आ जाए। हमेशा सही आएगा, गारंटी है बेटा, हमेशा सही आएगा, गारंटी है। नोट्स ये जो रूल बताए मैंने, ये इंपॉर्टेंट नोट्स जो बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इनको याद रखेंगे, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और पहले बोल दिया मैंने, आर और एस का ऑप्टिकल रोटेशन से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं होता, दैट्स इट। इतना ही है आपके नॉमेनक्लेचर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर जरूर हो, ठीक है बच्चों। तो इस सेशन को अपन यहीं पर एंड करें। उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स, कौन से बेटा, अब साइक्लिक कंपाउंड्स में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलती है। अब हम अगले सेशन में बात करेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखेंगे, क्लियर है। अगले सेशन में मिलता हूं बच्चों, थैंक यू वेरी मच।